जितनी माइंस हैं उनमें सारे जो मैनेजर्स हैं और सारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो बाहर के लोग हैं। एक बात तो ये हुई कि रीमा में शूट करने के दौरान कुछ लोग आए और वो मुझसे कहने लगे कि हम यहीं के हैं और आप ये सब बंद कीजिए। तो मैंने कहा कि आप तो यहाँ के लग नहीं रहा आपकी भाषा से, क्योंकि उनकी भाषा वो न कुमाऊनी बोल पा रहे थे, ना उनकी हिंदी में बात करते हुए उसमें कुमाऊनी का जो टोन होता है न वो था। माइनिंग के दौरान जब मैं कवरेज कर रहा था, उसकी खोज कर रहा था, ये सारी चीज़ें उस दौरान इस तरह के हैं कि नए नए जो वो हैं अधिकारी हैं, जो एसडीएम बने हुए हैं, वो तक गांव वालों को फटकार लगा रहे हैं शिकायत करने पे कि ऐसी बहुत सारी कटिंग्स थी जिनमें इतने टिकड़े में खबर था कि ये लोग वहाँ गए, इन्होंने डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया या धरना दिया, ये लोग वहाँ गए, लोगों से बात की, चाहे वो कांडा हो चाहे वो रीमा हो, वहाँ पे लोगों ने खुद बताया, और एक नहीं कई लोगों ने बताया कि उल्टा उन्हें डराया धमकाया जाता है डीएम एसडीएम ऑफिस में। ये पैसा लाजमी उन चीज़ों पे खर्च किया जाना है, वो पैसा खर्च हुआ ही नहीं बागेश्वर में। उस पैसे से डीएम जो थे, 2 अधिकारी जो आईएएस थे, उन्होंने, ये आईएएस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने अपने दफ्तर, अपना आवासीय परिसर, ये सारी चीज़ें उससे चमकाई। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब कहाँ है वो ज़ीरो टॉलरेंस? है तो दिखाइए ना उस ज़ीरो टॉलरेंस को। तो उस पैसे को जो रीमा, कपकोट या कांडा में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, बुजुर्गों और निशक्त लोगों के सशक्तिकरण, पेयजल, इन सारी चीज़ों में, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों में खर्च होना चाहिए था उन पैसों में। उससे डीएम ऑफिस में, बागेश्वर का आप डीएम ऑफिस देखेंगे, भव्य डीएम ऑफिस है। ऐसी कौन सी विलासिता की आपको ज़रूरत है? और जब मैंने तत्कालीन डीएम जो थी अनुराधा पाल, जिनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने डीएमएफ के पैसे का दुरुपयोग किया, उनसे जब मैंने सवाल किया कि डीएमएफ का ऑडिट यहाँ क्यों नहीं हुआ है, जो ऑडिट होना चाहिए और वो जानकारी पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों का पैसा है, वो पब्लिक उसमें आना चाहिए। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि डीएमएफ का ऑडिट क्यों नहीं हुआ, तो उनका जवाब था कि देखिए, मुझसे पहले क्यों नहीं हुआ, यानी उनसे पहले जब मिस्टर विनीत कुमार, जो दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिन पे आरोप है कि उन्होंने भी पैसे का दुरुपयोग किया, उनके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि विनीत कुमार ही लंबा रहे, 1-2 डीएम बीच में आए, वो बहुत छोटे पीरियड के लिए आए। लेकिन अब हम इसको ऑडिट कराएंगे, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला, और ये बात है 2023 की। इसके बावजूद उन्होंने ऑडिट नहीं कराया। जब आपसे ये पूछा जा रहा है और आप वादा करते हैं, एक तरह से ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हम ऑडिट कराएंगे, और उसके बावजूद आप ऑडिट नहीं करा रहे हैं, तो आप क्या छुपाना चाहते हैं? न, पहली बात ये। दूसरा, ऐसी कौन सी स्टेट पावर है जो आपको इतना बैक करती है कि आप नियम कायदे तोड़ सकते हैं? आप लोक प्रशासक हैं ना, खड़िया प्रशासक तो नहीं है आप। तो आपको माइन अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हाँ, अगर वो ये मान लें कि हाँ हम पूरी तरह करप्ट हैं, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज़ को, तो फिर नौकरी छोड़ दीजिए, उन्हीं के साथ शामिल हो जाइए। स्टेट का रोल बहुत संदिग्ध है इसमें, क्योंकि स्टेट के रोल के बिना ये सब कुछ मुझे लगता नहीं हो सकता। क्योंकि जब कभी मैं यहाँ पे होता हूँ, मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, जनहित में हम लोग ये करेंगे, जनहित सबसे बड़ी प्राथमिकता है, हर दिन, हर तीसरे या चौथे दिन संकल्प लेने वाली हेडलाइंस यहाँ पे होती है न्यूज़पेपर में। तो खड़िया खनन पर जब हाईकोर्ट का फैसला आया और उसमें जिस तरह से कुछ अधिकारियों की संलिप्तता साफ आई रिपोर्ट में, तो अब ज़ीरो टॉलरेंस कहाँ है? जब उन्होंने मना किया और उन्होंने खड़िया खनन नहीं होने दिया, उन्होंने कहा ना हम करेंगे ना करने देंगे, उसके बाद पुलिस आई, स्टेट, वो कारोबारी स्टेट ने इतनी मदद की कि पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद ये हुआ कि गांव के सारे, बहुत सारे गांवों के लोग, पूरे इलाके के, जो मल्लादानपुर का इलाका है, वहाँ सारे लोग, सारी ग्राम सभाओं के लोग एक साथ चौड़ा स्थल के कालिका मंदिर में
धरने पे बैठे। मेरे ख्याल से 8 या 9 दिन चला वो धरना, और 8 या 9 दिन के धरने के बाद ये खनन बंद करने के बाद उसके बाद सारे गांव वालों ने ये कहा कि हम ना तो कोई ज़मीन बेचेगा अपनी खड़िया वालों को, ना किसी तरह से इनके काम में शामिल होंगे, और ये सारी खड़िया हम महाकाली को समर्पित करते हैं। इस तरह से वहाँ खड़िया खनन बंद हुआ चौड़ा स्थल में। लेकिन पिछले 3-4 सालों में ऊपर बदियाकोट और कर्मी जैसे इलाकों में राज्य सरकार ने, जो एकदम हिमालय से लगे हुए इलाके हैं, इन्होंने वहाँ खड़िया खनन के पट्टे दे दिए। कुछ तो संवेदनशील रहे हिमालय को लेके, या हिमालय को देख के बस फोटो ही खिंचवाएंगे? मतलब इनकी संवेदनशीलता हिमालय को लेके ये है कि हिमालय के सामने जाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे, और हिमालय दिवस के दिन अखबारों में विज्ञापन दे देंगे। लोगों को ये भी सोचना होगा, खास तौर पे उत्तराखंड के लोगों को, कि वो अपनी भावी पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। क्या आपको अपनी भावी पीढ़ियों को बिना बर्फ वाला हिमालय, गंदी हो चुकी नदियाँ, चाहे वो खनन से हों चाहे किसी चीज़ से हों, या फिर जले हुए जंगल, क्या आप यही देना चाहते हैं? धब्बेदार पहाड़ जिनमें जगह जगह बहुत बड़े बड़े धब्बे हों खनन के, क्या आप अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ये छोड़ना चाहते हैं? पिछले दिनों बागेश्वर खड़िया खनन मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल बागेश्वर में खड़िया खनन पर पूरी तरह बैन लगाया हुआ है। लंबे समय से पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर पत्रकारिता कर रहे ओंकार की हिमालय पर अपनी एक समझ है, जो उनके निजी यूट्यूब चैनल पिन एंड पोस्ट पर खूब झलकती है। DW की बागेश्वर खनन से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट 2.5 साल के लंबे अनुभव के बाद ओंकार जनोटी ने ही बनाई थी। आज की बातचीत में ओंकार जनोटी से बागेश्वर खड़िया खनन के पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। ओंकार भाई, पहला सवाल तो ये कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री का विषय बागेश्वर में हो रहे खड़िया खनन को ही क्यों चुना? देखिए गिरीश, मैं आता हूँ, बागेश्वर मेरा गांव है, और गर्मियों में कई बार हम लोग जब छुट्टियों में गांव जाया करते थे, तो धीरे धीरे उन पहाड़ों को बदलते हुए देखा, और धीरे धीरे उनमें जो छोटे छोटे चकत्ते से हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े धब्बे से बनने लगे, और पूरा पहाड़ के पहाड़ एकदम साफ कर दिए गए, या एक तरह से पूरे खोद दिए गए, और वो बहुत दूर से दिखने लगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, तो उस समय हमारे गांव से अगर आप हिमालय की तरफ देखते थे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था, कोई धब्बा नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो वहाँ से बहुत ही बड़ा पैच धब्बा दिखाई देता है, और बहुत दूर से दिखाई देता है, और आपको एहसास होता है कि ये हिमालय जैसे एकदम लश ग्रीन इलाके में, जो एक हरा भरा इलाका है, वहाँ पे अचानक इतना बड़ा ये धब्बा सा क्यों है, और ये लगातार क्यों फैलता जा रहा है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे लोगों से जानने की कोशिश की, क्योंकि खड़िया कुछ हद तक हमारे गांव में भी होती है, और हमारा गांव पालड़ी बागेश्वर ज़िले में आता है, और हम लोग बचपन में उससे लिखा करते थे, उससे जो पाथर होते हैं उस पर लिखा करते थे, और तब हमें ये एहसास नहीं था कि ये कल के दिन इसकी वजह से बागेश्वर में एक इस तरह की आपाधापी मचेगी, या इस तरह का एक जिसको कह सकते हैं रश, जो गोल्ड रश भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप सोप स्टोन रश कह सकते हैं, वो क्रिएट होगा, और उसका असर जंगलों पे भी पड़ेगा, लोगों पे भी पड़ेगा, सामाजिक दायरे में भी पड़ेगा, और नदियों पे भी पड़ेगा। तो वहाँ से शुरू हुआ। जब आप बड़े हो रहे थे उस टाइम पे आपने क्या देखा था कि जैसे खनन वाली स्टोरी उस समय चलती थी कि या खनन कैसे होता है, या फिर खनन को लोग करके पैसा कमाते हैं, कुछ कहानियां ऐसी उस समय चलती थी आप लोग के आसपास? देखिए, उस समय इक्का दुक्का कहानियां थी, और ना खनन इतना बड़ा था, खड़िया खनन इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, कुछ लोगों के हाथ में था वो, कुछ फर्म्स कर रही थी वो, और उनके इलाके सीमित थे। लेकिन पिछले 8-10 सालों में वो अचानक बदला, जब सरकार ने माइनिंग पॉलिसीज़ जो हैं उनमें कुछ चेंज किए, और अचानक से बहुतों को खड़िया खनन की अनुमति देनी शुरू की।
तो वहाँ से वो चीज़ें बदलने लगी और अचानक से आप देखेंगे कि सपोज़ कांडा की अगर आप बात करें तो कांडा में करीब करीब 5 किलोमीटर का रेडियस वाला जो इलाका है, अगर वहीं पे आप देखेंगे तो आपको 8 से 10 खदानें दिखाई पड़ेंगी जो आबादी के बीच में हैं। आपको दिखता है कि एक जगह पे, एक छोटी सी कटोरे नुमा जगह पे इतनी खदानें क्यों हैं, कैसे, किसने इसकी परमिशन दी, क्या इसके लिए कोई वाकई में कोई साइंटिफिक स्टडी की गई या नहीं की गई। तो इस तरह की कई चीज़ें, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो जब इन इलाकों में मैं जा रहा था तो मैं लोगों से पूछता था कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब बात करने लगा लोगों से, खनन वालों से भी, उनकी साइड की स्टोरीज तो मेरे पास थी, प्लस दूसरे लोगों से जो खनन में शामिल नहीं थे लेकिन आसपास रहते थे, जब उनसे जानने की कोशिश की मैंने, तो दर्द के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। और वो जो ग्रीवांस है, ऐसा नहीं कि वो एक कोई पत्रकार ही उसको हल कर सकता है, वो स्टेट में या हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें सारे वो बने हुए हैं कि आप वहाँ जाइए, इस अधिकारी को आप कंप्लेंट कीजिए, आप इन ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आप कह सकते हैं 2-2.5 साल जब तक का उस पे काम कर रहा था, हमेशा ये हुआ कि अधिकारियों की तरफ से एक आंख मूंदने वाला रवैया सामने आ रहा था। और वो रवैया, अगर आप बागेश्वर के डीएम का, जो उस समय जो लोग डीएम थे, जो अधिकारी डीएम थे, अगर उनके रजिस्टर भी देखेंगे तो उसमें अगर आप ये पूछें कि कितने लोग यहाँ पे आए जिन्होंने खड़िया को लेकर प्रदर्शन किया और उसके बदले आपने क्या किया, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। तो फिर लगता है कि स्टेट मशीनरी जो है वो किसके लिए है, वो लोगों के लिए है या सिर्फ माइनिंग करने वालों के लिए है। वहां से शुरू हुआ गिरीश। अगर उत्तराखंड में रेवेन्यू देखोगे आप, तो खनन उसका एक बड़ा पार्ट उसी से आता है कहीं तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के साथ हो रहा था। जैसे जैसे उत्तराखंड बना, उसके साथ हर साल वो बढ़ता गया रेवेन्यू खनन वाला, ऐसा नहीं होगी कम हो कहीं तक। तो जो स्टेट का रोल है इस पूरे मामले में, वो स्टेट का रोल कैसा है? स्टेट का रोल बहुत संदिग्ध है इसमें, क्योंकि स्टेट के रोल के बिना ये सब कुछ मुझे लगता है नहीं हो सकता। क्योंकि जब कभी मैं यहाँ पे होता हूँ, मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, जनहित में हम लोग ये करेंगे, जनहित सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर दिन, हर तीसरे या चौथे दिन संकल्प लेने वाली हेडलाइंस यहाँ पे होती है न्यूज़पेपर में। तो खड़िया खनन पर जब हाईकोर्ट का फैसला आया और उसमें जिस तरह से कुछ अधिकारियों की संलिप्तता साफ आई रिपोर्ट में, तो अब ज़ीरो टॉलरेंस कहाँ है। अब कार्रवाई करने के बजाय आप 48 घंटे के अंदर एक नई एसओपी लेके आता है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किस तरह से खनन होना चाहिए, 48 घंटे के अंदर एक नई कार्य पद्धति लेके आता है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप कितने डेस्परेट हैं उस चीज़ को बचाने के लिए या उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, कि आप ये नहीं कह रहे कि चलो ठीक है, हाई कोर्ट का फैसला है, हम इस पे 1-2 महीना हम इस पे अध्ययन करते हैं, देखते हैं, सारे पक्षों को शामिल करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग एक सस्टेनेबल माइनिंग पॉलिसी बना सकते हैं जिसमें लोगों का भी हित हो, जिसमें रेवेन्यू जिससे सरकार को आए, और जिसमें एक तरह का जो ब्लैक मार्केटिंग है या जो एक रिश्वत वाला जो सब कुछ पैसे का खेल चल रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए। और ऐसा नहीं है टूल्स आपके पास नहीं है, सैटेलाइट्स का डेटा सबके पास है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके पास सेंटर माइनिंग बोर्ड जो है, वहाँ के बहुत सारे टूल्स हैं, आप उन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये तो साफ दिखाता है ना कि आपकी मंशा नहीं है। मंशा क्यों नहीं है, तो वो तो दिख रहा है कि किस तरह से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। 2 आईएएस अधिकारी डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या फंड कह लीजिए, उसके पैसे का दुरुपयोग करते हैं। और 6 तारीख से आज हो गई है मिड जनवरी, और अभी तक आप ये नहीं कहते कि इन 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ स्टेट क्या कार्रवाई करेगा। ये डीएमएफ वाला होता क्या है कि जैसे डीएमएफ में हम हाईकोर्ट की रिपोर्ट में ही पढ़ रहे थे कि 2 आईएएस अधिकारी जिनके नाम मेरे ख्याल से
एक डीएम रह चुकी थी और दूसरे वहां पर को उससे पहले जो डीएम थे उन दोनों के नाम वहां पर को आए हुए हैं। तो ये डीएमएफ का जो फंड है उसमें ऑडिट की बात हो रही थी कि 4 साल से ऑडिट नहीं हुआ है कहीं पर, कोई पूरा मामला क्या है? देखिए, डीएमएफ का मामला ये है कि स्टेट को जितनी रॉयल्टी मिलती है किसी खनन वाले इलाके से, उस रॉयल्टी का एक खास परसेंटेज जो है वो डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या फंड में जाएगा। और ये पैसा अनिवार्य रूप से उन खनन प्रभावित इलाकों में खर्च किया जाएगा जहां से ये माइनिंग हुई है। और उसमें बहुत साफ साफ है, उसमें प्रायोरिटी के 6 सेक्टर हैं। उसमें शिक्षा है, उसमें महिला कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण है, उसमें स्वास्थ्य है, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हैं, बुजुर्ग और बेसहारा लोगों के कल्याण के उपाय हैं। तो इस तरह और इसके अलावा कौशल विकास, ऐसे उसमें 6 प्रायोरिटी के सेक्टर हैं, 4 और उसमें बातें हैं। ये पैसा लाजमी उन चीज़ों पे खर्च किया जाना है। वो पैसा खर्च हुआ ही नहीं बागेश्वर में। उस पैसे से डीएम जो थे, 2 अधिकारी जो आईएएस थे, उन्होंने, ये आईएएस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने अपने दफ्तर, अपना आवासीय परिसर, ये सारी चीज़ें उससे चमकाई। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस? है तो दिखाइए ना उस जीरो टॉलरेंस को। तो उस पैसे को जो रीमा, कपकोट या कांडा में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, बुजुर्गों और निशक्त लोगों के सशक्तिकरण, पेयजल, इन सारी चीज़ों में, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों में खर्च होना चाहिए था उन पैसों में। उससे डीएम ऑफिस में, बागेश्वर का आप डीएम ऑफिस देखेंगे, भव्य डीएम ऑफिस है। ऐसी कौन सी विलासिता की आपको जरूरत है? सारी चीजें डीएमएफ के फंड से रिनोवेट की गई हैं। तो ऐसे में जाहिर है आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ऑडिट वाला है कि 4 साल से ऑडिट नहीं हुआ, तो उस टाइम पीरियड में आपने भी वहां पर कोई क्वेश्चन करे होंगे, तो ब्यूरो किसी का रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है इन सवालों पे? देखिए गिरीश, मैंने उस डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट थे, जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट थे, उसमें था डीएमएफ का पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले उनमें सब में नील लिखा हुआ था, यानी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ था। और जब मैंने तत्कालीन डीएम जो थी अनुराधा पाल, जिनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने डीएमएफ के पैसे का दुरुपयोग किया, उनसे जब मैंने सवाल किया कि डीएमएफ का ऑडिट यहाँ क्यों नहीं हुआ है, जो ऑडिट होना चाहिए और वो जानकारी पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों का पैसा है, वो पब्लिक उसमें आना चाहिए। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि डीएमएफ का ऑडिट क्यों नहीं हुआ, तो उनका जवाब था कि देखिए, मुझसे पहले क्यों नहीं हुआ, यानी उनसे पहले जब मिस्टर विनीत कुमार, जो दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिन पे आरोप है कि उन्होंने भी पैसे का दुरुपयोग किया, उनके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि विनीत कुमार ही लंबा रहे, 1-2 डीएम बीच में आए, वो बहुत छोटे पीरियड के लिए आए। लेकिन अब हम इसको ऑडिट कराएंगे, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला, और ये बात है 2023 की। इसके बावजूद उन्होंने ऑडिट नहीं कराया। जब आपसे ये पूछा जा रहा है और आप वादा करते हैं, एक तरह से ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हम ऑडिट कराएंगे, और उसके बावजूद आप ऑडिट नहीं करा रहे हैं, तो आप क्या छुपाना चाहते हैं? न पहली बात ये। दूसरा, ऐसी कौन सी स्टेट पावर है जो आपको इतना बैक करती है कि आप नियम कायदे तोड़ सकते हैं एक अधिकारी रहते हुए? कौन बैक कर रहा है आपको? तो ये वाकई में उसमें बहुत गंभीर सवाल छुपे हुए हैं। हमेशा हम लोग कभी ऐसा नहीं सुनते हैं, खनन कारोबार शब्द नहीं सुनते हैं, हम एक खनन का नेक्सस सुनते हैं, माफिया सुनते हैं। तो रियल में ये जो जिसको हम खनन माफिया कह रहे हैं, इसमें शामिल फिर इसका मतलब तो ब्यूरोक्रेसी से लेके आपका लोकल का जो वहाँ का लीडर होगा, पॉलिटिशियन, क्या ये सब मिल के वो पूरा माफिया वाला ग्रुप बनाते हैं? देखिए, बागेश्वर में तो खड़िया के मामले में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे ये नेक्सस है। हम लोग जब बात करते हैं माइनिंग की, तो माइनिंग को बहुत अच्छे से माइनिंग इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप किया जा सकता है, और ऐसा
भारत में भी हुआ है, अन्य देशों में भी हुआ है, वो हो सकता है, लेकिन बस उसमें ये होगा कि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उससे उससे पैसा इंडिविजुअल पॉकेट्स में नहीं पहुंचेगा। चंद लोग जो चाहते हैं कि इसमें से मुझे कट मिल जाए, उसकी गुंजाइश कम हो जाएगी। तो अब सवाल आता है कि क्या वाकई में आप खनन को एक सस्टेनेबल या टिकाऊ तरीके से डेवलप करके एक इंडस्ट्री में के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि उससे रोजगार मिले, उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, या उन इलाकों में एक मूलभूत सुविधाएं, रेवेन्यू जो आ रहा है डीएमएफ या खनन की वजह से, उससे उन इलाकों में एक संपन्नता या समृद्धि दिखाई दे, आप ये चाहते हैं? या आप एक चंद लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है, वो अपनी पॉकेट भरना चाहता है और कहता है कि जैसे चल रहा है चलने दो। एनवायरनमेंट तो किसी भी गवर्नमेंट, वो इंटरनेशनली हो या फिर इंडिया हो, कहीं भी वो पॉलिसी का पार्ट ही नहीं होता है, वो लीस्ट कंसर्न पार्ट होता है कहीं पर तो अगर इस लिहाज से भी देखा जाए तो, और इस पूरे खनन के मामले को आप एनवायरनमेंट हटा दोगे, क्या ऐसा है कि लोकल के लोग पैसा कमा रहे हैं उस खनन से, या फिर फायदा किसको मिल रहा है उसका? देखिए, लोकल के अगर सारे लोग पैसा कमा रहे हैं उससे, ऐसा भी नहीं है। लोकल में भी कुछ ही लोग हैं जो जिनके या तो खेत में निकली, या जो उसमें किसी तरह से पार्टनर हो गए। और ऐसा नहीं है कि जितने लोग खड़िया खनन में लगे हुए हैं, जिनके को पट्टे मिले हैं, वो सारे फायदे में हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो छोटे लेवल पे खड़िया निकाल रहे हैं, या जिन्होंने हाल फिलहाल में या पिछले 3-4 सालों में लीज अप्लाई की, और जितना पैसा उन्होंने लीज पाने के लिए खर्च किया अनऑफिशियल तरीके से, वो सारे नुकसान में हैं। जो लोग खड़िया खनन में शामिल नहीं हैं, जो गांव वाले, वो नुकसान में हैं। प्लस अगर आप खनन प्रभावित इलाके के 40 या 50 किलोमीटर नीचे रहते हैं, और कोई माइन जो है या माइनें जो हैं वो अपना सारा मलबा एक ढलान में डाल देती हैं और बरसात में बहता हुआ आपकी नदी में आता है, तो आप 40 किलोमीटर नीचे रह रहे हैं, आपके यहाँ खनन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको भी तो उसका नतीजा भुगतना है। वो हो रहा है, पुंगर नदी के साथ यही हुआ। वहाँ पे आप देखेंगे पुंगर नदी में जो नीचे के गांव हैं, रीमा के नीचे जो कुछ सदियों की ट्रिब्यूटरी है, तो उस नदी में रेत से ज्यादा खड़िया का मलबा है। ये कहाँ से आया? ये तो होना नहीं चाहिए था। तो आपने उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जो दूर, मान लिया कहीं ऊपर किसी पहाड़ में अगर खनन हो रहा है, तो आप नीचे के गांव जो हैं या उसके आसपास के जो इलाके हैं, उनकी भूमिगत जलधाराएं जो हैं, आप वो भी तोड़ रहे हैं। तो नुकसान तो आप सबका कर रहे हैं ना, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? कुछ ही लोगों का। तो क्या ये एक अच्छी नीति है या एक अच्छा तरीका है किसी प्राकृतिक संसाधन को? एक होता है प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करना, और दूसरा होता है कि प्राकृतिक संसाधन को एकदम निचोड़ लेना ना। तो मुझे लगता है कि इन दो चीज़ों में हमें फ़र्क करना चाहिए, और एक टिकाऊ तरीके से देखना चाहिए चीज़ों को, कि हम लोगों को ये भी सोचना होगा, ख़ास तौर पे उत्तराखंड के लोगों को, कि वो अपनी भावी पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। क्या आपको अपनी भावी पीढ़ियों को बिना बर्फ़ वाला हिमालय, गंदी हो चुकी नदियाँ, चाहे वो खनन से हों चाहे किसी चीज़ से हों, या फिर जले हुए जंगल, क्या आप यही देना चाहते हैं? धब्बेदार पहाड़ जिनमें जगह जगह बहुत बड़े बड़े धब्बे हों खनन के, क्या आप अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ये छोड़ना चाहते हैं? तो ये सवाल है। 2000 से पहले, यानी स्टेट बनने से पहले, खनन की को लेकर जो पॉलिसीज थी, और उसके बाद में क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, खनन में एक ये है कि एक है स्ट्रेटेजिक मिनरल या बहुत अहम मिनरल, और दूसरे हैं नॉन स्ट्रेटेजिक या जिसे उप खनिज भी हम लोग कहते हैं। उसमें उप खनिज कैटेगरी में जैसे ही कोई चीज़ आ जाती है तो स्टेट को उसको लेके पॉलिसी बनाना और उसकी रॉयल्टी दर तय करना, और ये सारी चीज़ें स्टेट के पास आ जाती हैं।
तो स्टेट के लेवल पे मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनने के बाद एक डेस्परेशन थी राजस्व जुटाने की, और उस डेस्परेशन में अगर आप देखेंगे तो वो जो पैसा लेने की या पैसा पाने की जो कमाने की एक जो छटपटाहट थी, उस छटपटाहट ने खनन के मामले में भी और बहुत हद तक का लिकर के मामले में भी एक बहुत गलत भूमिका या गलत रोल प्ले किया है। आप अभी वो खनीज वाली बात कह रहे थे, तो पहले मेरे ख्याल से सब टूल खनीज में आता था और फिर बाद में वो चेंज होके खनीज में आया। ये मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, 2000 से पहले का ये मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इस बारे में। इससे फर्क पड़ता है कि अगर कोई यही फर्क पड़ा कि स्टेट पॉलिसी बना सकता है वो खनीज पे आने के बाद, और खनीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। और स्टेट जब पॉलिसी बनाता है तो सेंटर जब पॉलिसी बनाता है तो सेंटर की पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, सेंटर के ऑफिसर जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। स्टेट जब पॉलिसी बनाता है तो स्टेट मैकेनिज्म के अंदर काफ़ी कुछ रहता है, और स्टेट मैकेनिज्म अगर किसी वजह से करप्ट हो जाए और या वहाँ पे एक नेक्सस बन जाए जो भी पार्टी रूल कर रही है उसके बीच और वो जो लॉबी है जो खनन कर रही है उसके बीच अगर किसी तरह का नेक्सस बन जाए, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और स्टेट अगर अब स्टेट में कुछ इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए उस माइनिंग पॉलिसी को ऐसे बनाए कि उसमें लूपहोल्स ज़्यादा रहें ताकि पैसा गैर कानूनी तरीके से या 2 नंबर के तरीके से कुछ लोगों की पॉकेट में पहुंच सके, अगर वो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे उप खनिज वाली कैटेगरी बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर आप यही देखेंगे तो यही सैंड के साथ भी हो रहा है, रेत के साथ भी यही हो रहा है, रेत खनन का मामला भी, क्योंकि रेत भी उप खनिज में है। तो वहाँ पे जिस तरह की नीतियाँ बन रही हैं, आप रॉयल्टी आगे पीछे कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, आप पूरे रेत के खनन को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्टेट की बनाई हुई पॉलिसी है, और जैसे आप भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट बार बार कहती है, तो उसमें वो कहती है कि हमने इसको ऑनलाइन कर दिया, हमने ये चेंजेस कर दिए खनन वाले में उस फ्रेम पे, तो फिर वो तरीके क्या हैं जिससे लोग अभी वो फ्रॉड करते हैं? देखिए हाई कोर्ट में जो कोर्ट कमिश्नर्स की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी साफ साफ हैं। एक है कि मेरे ख्याल से जितनी खदानें चल रही हैं उनमें से 30 या 35% के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हैं, ठीक है, औरों के डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन नहीं है। तो पॉलिसी बना देने से कुछ नहीं होता, कि अगर पॉलिसी बनाने से सब कुछ होता तो दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ जो हैं उनमें लिखा हुआ है कि इंसान को सच बोलना चाहिए, लिखा तो है ही ना। तो पॉलिसी बनाने से, उसको कहीं अपलोड कर देने से उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पॉलिसी बनाने के साथ साथ आप ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के लिए सिस्टम में क्या कर रहे हैं, मामला मंशा का है, मामला नीति का नहीं है, मामला मंशा का है। अगर वाकई में आपकी मंशा है कि हम स्टेट में एक सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग कराएंगे जिससे हमें पैसा मिले। अब अगर आप टोटल नेटवर्थ निकालेंगे कुछ इंडिविजुअल्स की जिन्होंने माइनिंग की है, वो आपको बहुत बड़ी दिखाई पड़ेगी ओवर द पीरियड अगर आप देखेंगे। और माइनिंग से राजस्व जो मिल रहा है वो करीब करीब 875 करोड़ रुपया। तो ऐसा कैसे कि स्टेट को राजस्व कम मिल रहा है लेकिन पिछले 10 सालों में कुछ इंडिविजुअल्स की नेट वर्थ जो है वो कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है? तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये तो अपने आप में सवाल है ना। तो आप ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं लाएंगे सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं लाएंगे, तब तक नहीं होगा। और एक मुझे लगता है कि अगर करना ही चाहते हैं तो आप एक सिविल सोसाइटी फॉर्म कीजिए माइनिंग में, और क्यों ना ऐसा क्यों ना हो कि माइनिंग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के जो हेड हैं वो डीएम न हो के वो 3 या 4 इलाकों के वन पंचायत और ग्राम सभा के सदस्य भी उसमें शामिल हों। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लिया लगातार 1 साल में 5 या 6 बार एसडीएम के पास लिखित शिकायत जाती है तो एसडीएम से पूछिए ना आपने किया क्या।
माइनिंग के दौरान जब मैं कवरेज कर रहा था, उसकी खोज कर रहा था, ये सारी चीज़ें उस दौरान इस तरह के हैं कि नए नए जो वो हैं अधिकारी हैं, जो एसडीएम बने हुए हैं, वो तक गांव वालों को फटकार लगा रहे हैं शिकायत करने पे। मतलब आप लोक प्रशासक हैं ना, खड़िया प्रशासक तो नहीं है आप। तो आपको माइन अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हाँ, अगर वो ये मान लें कि हाँ हम पूरी तरह करप्ट हैं, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज को, तो फिर नौकरी छोड़ दीजिए, उन्हीं के साथ शामिल हो जाइए। लेकिन स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल अपने ही लोगों को दबाने के लिए या उनको रिप्रेस करने के लिए, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी डेमोक्रेटिक या किसी भी सिविल सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल है और ना होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग के टाइम पीरियड में ऐसे थ्रेट्स आप जो उनको अपनी जैसे 2-2.5 साल तो लंबा समय आप तो देख ही रहे होंगे वहाँ पर को किसी भी देखी होगी, तो उस तरह के थ्रेट्स आप लोगों को भी मिलता है? देखिए, उसमें इस तरह का है कि डायरेक्ट आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली आपको लगता है कि हाँ ना, कुछ जगहों पे शूट न करने देना। आप सड़क पे खड़े हैं, आप माइन के अंदर नहीं गए, माइन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इतना मैं भी जानता हूँ। उसके अंदर जाने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर की। अगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे तो मैं नहीं जा सकता हूँ उसके अंदर, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस से वीडियो शूट कर रहे हैं और वहाँ पे माइन के लोग आके आपका काम डिस्टर्ब करने लगे ना, और एक बात तो ये हुई कि रीमा में शूट करने के दौरान कुछ लोग आए और वो मुझसे कहने लगे कि हम यहीं के हैं और आप ये सब बंद कीजिए। तो मैंने कहा कि आप तो यहाँ के लग नहीं रहा आपकी भाषा से, क्योंकि उनकी भाषा वो न कुमाऊनी बोल पा रहे थे, ना उनकी हिंदी में बात करते हुए उसमें कुमाऊनी का जो टोन होता है न वो था। वो बाहर के लोग हैं, आप कुछ अराजक तत्वों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप चीजों को वहीं सेटल डाउन कर सकें ना, और ये सब चल रहा है। हम कई बार देखते हैं कि बाहर के लोगों की वाली एक बात आती है कि इसको बनाए रखने के लिए बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लोग कहीं पर बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया डॉक्यूमेंट्री के? देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला पूछने के दौरान, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह, मैं फिर से कोट कर रहा हूँ कि लोगों ने मुझे बताया कि ज़्यादातर माइनिंग जितनी माइंस हैं उनमें सारे जो मैनेजर्स हैं और सारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो बाहर के लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर के लोगों को मत कीजिए, मैं भी कहीं बाहर काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप किसी नई जगह पे जाके काम करते हैं तो एक बहुत छोटा सा तरीका है कि आप उस नई जगह के कानून का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का आप सम्मान करेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो लेकिन ये भी ना करना ना, तो ये कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। और जिस ढंग से माइनिंग हुई या हो रही है, होती आई, अगर आप देखेंगे तो खड़िया से भरे हुए ट्रक, जितना टन भी उस पे लोड है, वो ट्रक धीरे धीरे रीमा से निकल रहे हैं, कपकोट से निकल रहे हैं, कांडा से निकल रहे हैं, अलग अलग रास्तों से वो हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। पूरे रीमा से या बागेश्वर से हल्द्वानी आने तक का ये जो गाड़ियां हैं, ये सारा जो हैवी वेट की वजह से सड़कें टूटती हैं, रीमा के आसपास की जो सड़कें खराब हैं, कपकोट के आसपास की जो सड़कें खराब हैं, वो सारा सड़कें तो पब्लिक के पैसे से बन रही हैं। चीज़ें आप कौन सी तोड़ रहे हैं? जो पब्लिक के पैसे से बनी हुई है। गूल आप कौन सी तोड़ रहे हैं? जो जनता के पैसे से बनी हुई है। प्रदूषण आप कहाँ कर रहे हैं? जो जनता जिसको सफ़र करेगी। पाइपलाइनें आप कौन सी तोड़ रहे हैं, या जलधाराएं कौन सी सुखा रहे हैं जिन पे लोग निर्भर हैं, वो आप सारा उनका कर रहे हैं। जब हम आपकी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, वहाँ पर कोई एक नाम राजपाल लेखा का भी देख रहे थे चैन पर, इनकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में खनन के मुद्दे पर? देखिए, राजपाल लेखा जो हैं वो उत्तराखंड में खनन विभाग में एक बड़े ऑफिशियल हैं,
और उनके करियर की शुरुआत उन्होंने खुद बताया, वो रीमा की एक खदान में हुई। वो वहाँ माइन मैनेजर थे और उसके बाद वो बागेश्वर के जिला खनन अधिकारी बने और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोट होते हुए वहाँ पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर लेघा के पास ये शिकायतें ना पहुँची हों या उनको नहीं पता हो। अगर शिकायतें नहीं पहुँची, नहीं भी पता, तो भी अधिकारी होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन इलाकों में जाएं और एक क्रिटिकल तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करें। क्योंकि आप वहाँ माइन मैनेजर रहे हैं, आपके पास वो क्रिटिकल विजन है कि यहाँ क्या क्या होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मामले में ऐसा नहीं लगा कि वो मशीनरी या वो जो हायरार्की है उसने कभी ये क्रिटिकल अप्रोच अपनाया। अभी जैसे इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जो पट्टी देते समय से ही शुरू हो जाती है धांधली, और वो फिर जब तक का स्टोन भिजवानी तक का कॉस्ट है, वहां तक का पूरा एक कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। तो इससे जो संबंधित अधिकारी हर जगह पर को होंगे, तो इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी या इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन कहाँ है वो? वही तो मैं आपसे, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जब राज्य सरकार या राज्य सरकार के मुखिया बार बार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है हमारा भ्रष्टाचार को लेके, तो दिखाए ना वो जीरो टॉलरेंस। ये इतना बड़ा, मेरी नज़र में ये इतना बड़ा इशू है कि सरकार चाहती तो इसकी बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करा सकती थी हाईकोर्ट की रिपोर्ट के बाद, हाईकोर्ट में मामला आने के बाद कि ऐसा हुआ क्यों, और हाईकोर्ट में एक हलफनामा दे सकती थी कि हम भी जांच कराएंगे। लेकिन किया, जांच कराने के बजाय 48 घंटे के अंदर आप एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मानक कार्य पद्धति लेके आ रहे हैं। इसमें ये भी तो है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, उसने भी तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया मेरे ख्याल से। कहीं पे कोई ये लग रहा है आपको भी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने क्योंकि मिलके ही कहीं पर को पॉलिसी बनाई है या कुछ उस तरीके से क्या हुआ है, तो शायद दोनों ही कुछ नहीं बोलना चाहते। देखिए, मैं राजनीति पे इस ढंग से दलगत राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं यहाँ पे कम रहता हूँ, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत मौजूदा सामाजिक संदर्भ में हर राजनीतिक पार्टी को है, और पैसा कहाँ से आए, कैसे भी आए, वो साफ दिखाई पड़ता है कि वो अब ये नहीं देखा जाता कि इस पैसे का सोर्स क्या है, अब ये देखा जाता है कि आना चाहिए। तो हो सकता है कि शायद दूसरों को भी लगता हो कि यार कल के दिन अगर हम आ गए तो वहां से ये सारा डाइवर्ट होके हम तक आएगा। हम जब बागेश्वर की पॉलिटिक्स देखते हैं तो वहां पर तो आम आदमी पार्टी भी अपना कैंडिडेट फिर खड़िया वाला ही एक चुनती है, और फिर वो ऐसा लगता है कि सारी की सारी बागेश्वर की राजनीति शायद निर्भर पूरी तरीके से खनन कारोबारियों पे या फिर खनन जो काम कर रहे हैं उसी पे हो गई है। इसको भी इस तरीके से आप देखते हो? देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पैसा राजनीति में, और बहुत ज़्यादा अहमियत एक तरह से पैसे की हो गई है जब प्रचार की बात आती है या चुनाव में। बहुत हद तक का चुनाव के जो आखिरी कुछ दिन होते हैं वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें हमें सुनाई पड़ती हैं, उत्तराखंड में तो कई बार बड़े वायरल ऑडियो मैसेज भी सामने आते हैं, तो वहाँ पे तो उससे देख के लगता है कि बागेश्वर की राजनीति में खड़िया एक अहम रोल प्ले करती है, और सिर्फ बागेश्वर की राजनीति में नहीं, पूरे उत्तराखंड की राजनीति में। क्योंकि अंत में तो यहाँ से सारी चीज़ें देहरादून तक कनेक्ट है ना, तो वहाँ की राजनीति में भी ये सब कुछ होता है। और दूसरी बात, अगर इसका कोई रोल नहीं है तो ये सब कुछ उस इलाके में हो रहा है जो एक तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता भगत सिंह कोश्यारी का इलाका है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में अच्छा उनका वो है, उनके इलाके में हो रहा है। भगतदा के बाद इधर उधर रिबन काटने के लिए पर्याप्त समय है।
लेकिन खड़िया वाले में बात करने के लिए उनके पास भी समय नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है चीज़ों को। ये जो पूरे हाई कोर्ट का फैसला है, इसको देखें तो ये इस पूरी पॉलिसी को कितना प्रभावित और कैसे प्रभावित कर सकता है यहाँ पे कुछ जो उत्तराखंड में खनन चल रहा है? देखिए, हाई कोर्ट के फैसले में बहुत सारे बड़े की इश्यूज हैं जो उत्तराखंड की माइनिंग पॉलिसी को भी प्रभावित करेंगे, साथ ही केंद्र की माइनिंग पॉलिसी को भी प्रभावित करेंगे। जैसे हाई कोर्ट ने एक बहुत साफ साफ पूछा है कि सेमी मैकेनाइज्ड या एक तरह से आप कहें अर्ध मशीनी खनन क्या है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये न केंद्र की नीति में कहीं इसकी परिभाषा तय है कि अर्ध मशीनी खनन क्या है, और न उत्तराखंड की उसमें है। तो पहले आप इसको डिफाइन कीजिए माइनिंग पॉलिसी में कि अर्ध मशीनी खनन क्या है, इसमें किस तरह की मशीनें इस्तेमाल होंगी। अब वो भी फ्रेमवर्क अगर जब आप डिफाइन करेंगे तो आप बताएंगे कि किस तरह का होगा, कितना निकलेगा, क्या दूसरे पैरामीटर्स होने चाहिए, एक तो ये तय होगा। दूसरा, डीएमएफ के मामले में जो हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएमएफ का ऑडिट कैसे होगा, डीएमएफ के ऑडिट पे जो सवाल उठा है, तो हाईकोर्ट के साथ साथ राज्य सरकार का भी अब कहना है कि हम डीएमएफ का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे। ठीक है, तो ये एक चेंज हुआ, और ये अभी मुझे नहीं लगता कि सोप स्टोन तक ही या खड़िया तक ही रुकेगा, क्योंकि डीएमएफ का पैसा रेत खनन के मामले में भी शामिल है। रेत के खनन से भी जो रॉयल्टी आ रही है उसका पैसा भी डीएमएफ में जा रहा है। तो वहाँ पे भी लोगों को पूछना चाहिए कि उनके इलाके में जो रेत खनन हो रहा है उसका पैसा जो है वो कहाँ हमारे इलाके के विकास और इसको संवारने में, इसको ठीक करने में वो कहाँ खर्च किया गया, उन लोगों को भी पूछना चाहिए। वो वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा। और एक बड़ी चीज़ इससे ये होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में ख़ास तौर पे कुछ अधिकारियों को ये लगने लगा है कि वो सारे नियम कायदों से ऊपर है। तो कोर्ट के फैसले के बाद ये है कि नहीं, आप नियम कायदे से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर नियम कायदे हैं, आप उनके नीचे हैं। और अगर आप भी वो लकीर लागेंगे तो ये मत समझिए कि आपको एक तरह से अभयदान मिला हुआ है, या जिसे कहें कि आपको एमिनेस्टी मिली हुई है। आपसे बातचीत में बड़ा ये लग रहा है कि आपके जो इस टाइम पीरियड के ब्यूरोक्रेसी के साथ जब भी बातचीत हुई है तो शायद आप कुछ इस तरह की चीजें महसूस कर लो कि वो ऑन द टॉप अपने को लेकर हर चीज में लेकर चलते हैं। तो ऐसा क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ एक पत्रकार के तौर पर, जिस पे आप पेपर को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही करते हैं आज से? देखिए, मैं खास तौर पे बागेश्वर का ही कहूँगा, क्योंकि वो रिपोर्टिंग के दौरान के मेरे अनुभव हैं। मेरे पास न्यूज़पेपर की ऐसी बहुत सारी कटिंग्स थी जिनमें इतने टिकड़े में खबर था कि ये लोग वहाँ गए, इन्होंने डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया या धरना दिया, ये लोग वहाँ गए, लोगों से बात की, चाहे वो कांडा हो चाहे वो रीमा हो, वहाँ पे लोगों ने खुद बताया, और एक नहीं कई लोगों ने बताया कि उल्टा उन्हें डराया धमकाया जाता है डीएम एसडीएम ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे सामने आई, कुछ लोगों का कहना था कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए सिर्फ अपनी बात, हाँ, शिकायत करने पे। और ऐसे एक या दो लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आपको उनको डराया धमकाया गया, उनकी शिकायतों पे कोई सुनवाई नहीं की गई, ना उनकी शिकायतों पे पुलिस कुछ करती है, ना उनकी शिकायतों पे एसडीएम उस तरफ से कुछ होता है, ना उनकी शिकायतों पे डीएम। इसके बाद एक आदमी जो पहाड़ों में या उस तरफ बागेश्वर के इलाके में जो गांव में रहता है, जो अपनी खेती या व्यवसाय करता है, वो आदमी रोज रोज तो जिला मुख्यालय 50 या 100 या 150 रुपया का टिकट देके सुबह जाएगा, शाम को 150 रुपया टिकट देके सारा अपना काम धंधा छोड़ के रोज रोज तो कर नहीं सकता ना। इसीलिए तो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और मैं, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस या मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये इस तरह का हो रहा है, मैं ये बात बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत लंबे समय से जर्मनी में रह रहा हूँ, और मैंने आज तक वहाँ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया
वहाँ पे ठीक है, आप अगर अधिकारी भी हैं तो जब आप ऑफिस से निकलते हैं तो आप एक आम इंसान हैं, आप अधिकारी नहीं हैं। उसके बाद आप एक आम इंसान हैं, और आप आम इंसान और आप में कोई फर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद मेरी अब वो आदत हो चुकी है कि चीज़ों को उस ढंग से देखने की, ये ऐसा ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे तो वहाँ पर और यहाँ पर जो मैं बहुत अंतर महसूस करता हूँ वो ये है कि आप का जो समय है, जो तारीख है, और जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है, आप जाइए, आपका सारा काम होगा, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ना आपको ये लगेगा कि कोई रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहा है, या कोई जानबूझ के मेरा काम टालने की कोशिश कर रहा है, या कोई मेरे लिए नियम कायदे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है? ऐसा तो है नहीं कि जो सरकारी अधिकारी हैं हमारे, जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं कंपैरेटिवली, ऐसा तो है नहीं कि इनको सैलरी इतनी कम मिलती है कि अरे ये अपने बच्चों को पढ़ा कैसे पाएंगे ना। तो अगर बहुत नीचे के लेवल के कोई लोग हों और वो अगर ये कहें कि हम बड़े शहर में रहते हैं, बच्चों की फीस इतनी ज़्यादा है, ये है वो है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक हद तक समझ सकते हैं, वहाँ तो समझने वाली भी बात नहीं है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कचोटती है बात। आपकी जब हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे उसमें एक और एंड में एक फाइट आता है जहाँ पर कोई गांव है जिन्होंने अपनी खड़िया वाली जमीन वो देवी को सौंप दी। ये पूरा के पूरा क्या घटनाक्रम था और कैसे वहां पर को उस गांव के लोगों ने अपने खड़िया वगैरह बचाया? ये गांव चौड़ा स्थल है, पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते में पड़ता है चौड़ा स्थल, लोहार खेत के ऊपर एक गांव है। और तो एक खड़िया को लेके एक उतावलापन या एक होड़ हम अभी देख रहे हैं पिछले 10 सालों में। एक होड़ थी यहाँ पे 1980 के दशक में, 70-80 के दशक में खड़िया को लेके। उस समय कुछ ही लोग थे, लेकिन ये था कि वो होड़ थी और उस समय उन्हें बहुत बड़े इलाके मिल रहे थे, आज की तरह छोटे छोटे प्लेयर नहीं थे उसमें। तो चौड़ा स्थल के लोगों ने बताया कि वहाँ पे भी एक स्थानीय कारोबारी थे, उन्होंने कोशिश की कि वो वहाँ सोपस्टोन की माइनिंग करें, और वहाँ भी अच्छी क्वालिटी का खड़िया। उन्होंने गांव के लोगों को कहा कि हम एक नया वो शुरू कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, आप इधर आइए और ये पत्थर निकालिए हमारे लिए और हम आपको 10 रुपया देंगे। लोगों ने तब कहा, 70s के आसपास की बात। तो 10 रुपये उस समय बहुत होते थे, हाँ, पर डे। तो 10 रुपये बहुत होते थे, रोजगार नहीं था, गरीबी बहुत थी, और फसलों का आप जानते हैं पहाड़ों में बारिश पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो गांव के लोग उसमें शामिल हुए खड़िया खनन में, और कुछ समय तक का उन्होंने खड़िया निकाला भी। और वो जिस जगह से खड़िया निकाल रहे थे वहाँ बहुत खूबसूरत बुग्याल है, हिमालय के बहुत करीब का इलाका है वो, बहुत करीब का इलाका। तो जैसे जैसे वो खड़िया निकालने लगे तो उन्होंने देखा कि नीचे के जो गांव थे वहाँ पानी सूखने लगा, और बरसात के बाद उनकी अपनी ज़मीन, बुग्याल की अपनी ज़मीन जो थी जहाँ खड़िया खनन हो रहा था, वो ज़मीन भी धंसने लगी। तब गांव के लोगों को एहसास हुआ, और कंपैरेटिवली वो लोग जिसको कहते हैं उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे जितने आज के पढ़े लिखे लोग हैं। उनको ये एहसास हुआ कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और उन्होंने खड़िया खनन बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। और लोग बताते हैं कि उस समय जो खड़िया खनन कराना चाह रहे थे, या जिन्होंने शुरू किया वहाँ पे, वो सॉन्ग से, ये 70s या 80s की बात है, करीब 3 या 4 किलोमीटर नीचे, अगर आप पहाड़ की ढलान के हिसाब से देखें, रोड के हिसाब से नहीं, ढलान के हिसाब से 3-4 किलोमीटर नीचे से वो एक रोपवे बनाना चाह रहे थे ताकि माल आराम से ऊपर नीचे आ जाए, खच्चरों की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उस जमाने में यानी जब किसी संसाधन को एकदम खरोंचने की बात आती है तो आप सब बना देंगे,
ना। लेकिन अगर आप ये कह दें कि एक अच्छा सा स्कूल बनवा दें या रोपवे बनाना ही है तो एक काम करें, लोगों के लिए भी बनवा दें, इन्हें भी आसानी, वो आपसे नहीं बनता। तो बाकायदा एक आध जगह पोल गड़ गए थे उसके। तो जब उन्होंने मना किया और उन्होंने खड़िया खनन नहीं होने दिया, उन्होंने कहा ना हम करेंगे ना करने देंगे, उसके बाद पुलिस आई, स्टेट, वो कारोबारी स्टेट ने इतनी मदद की कि पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद ये हुआ कि गांव के सारे, बहुत सारे गांवों के लोग, पूरे इलाके के, जो मल्लादानपुर का इलाका है, वहाँ सारे लोग, सारी ग्राम सभाओं के लोग एक साथ चौड़ा स्थल के कालिका मंदिर में धरने पे बैठे। मेरे ख्याल से 8 या 9 दिन चला वो धरना, और 8 या 9 दिन के धरने के बाद, ये खनन बंद करने के बाद, उसके बाद सारे गांव वालों ने ये कहा कि हम ना तो कोई ज़मीन बेचेगा अपनी खड़िया वालों को, ना किसी तरह से इनके काम में शामिल होंगे, और ये सारी खड़िया हम महाकाली को समर्पित करते हैं। इस तरह से वहाँ खड़िया खनन बंद हुआ चौड़ा स्थल में। लेकिन पिछले 3-4 सालों में ऊपर बदियाकोट और कर्मी जैसे इलाकों में राज्य सरकार ने, जो एकदम हिमालय से लगे हुए इलाके हैं, इन्होंने वहाँ खड़िया खनन के पट्टे दे दिए। कुछ तो संवेदनशील रहे हिमालय को लेके, या हिमालय को देख के बस फोटो ही खिंचवाएंगे। मतलब इनकी संवेदनशीलता हिमालय को लेके ये है कि हिमालय के सामने जाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे, और हिमालय दिवस के दिन अखबारों में विज्ञापन दे देंगे। तो आप फिर अभी जर्मनी में रह रहे हो, और वहाँ यूरोप में डेवलपमेंट को लेकर, या फिर वहाँ की भी पहाड़ी जो इलाका है वो डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं, और आप अपने यहाँ को जब कंपैरेटिवली देखते हो तो क्या चीज़ें अंतर देखते हो? देखिए, अंतर बहुत बड़ा है, अंतर बहुत बड़ा है। और पिछले 10-15 सालों में यूरोप में कई देशों को ये एहसास हो गया है कि उनके विकास का जो मॉडल था वो बहुत ही गलत मॉडल था और बहुत ही नुकसानदेह मॉडल था। तो यूरोप के देशों ने अब क्या कर दिया है, वो धीरे धीरे बहुत सारे देश जो हैं वो दोबारा से प्राकृतिक होने की राह पे लौट रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, और एक जैसा पहले प्राकृतिक परिवेश था, उस प्राकृतिक परिवेश को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पे मैं आपको जर्मनी का बता सकता हूँ। जर्मनी में राइन जैसी नदी है, बहुत सारी छोटी नदियाँ हैं, उन सारी नदियों को अब एक दोबारा से पुनः प्राकृतिक परिवेश में लौटाया जा रहा है। उनके बड़े बड़े हिस्से जो हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर के हिस्से, उनके आसपास ना आप सड़कें बना सकते हैं, ना आप कोई नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो प्राकृतिक रूप से संरक्षित इलाके घोषित कर दिए गए हैं, नदियों के आसपास के इलाके। और उनका कहना है कि धीरे धीरे नदियां अगर अपनी रॉ में रहेंगी तो क्लाइमेट चेंज को लेके या बहुत एक्सट्रीम वेदर को लेके जो नुकसान हो रहा है वो भी हम कम कर पाएंगे। क्योंकि नदियों को बांधने से ये हुआ, या चैनलाइज करने से ये हुआ कि जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वो तटबंध तोड़े उन्होंने, और उन्होंने बहुत नुकसान किया। अब ये हो रहा है कि नहीं, नदियों के लिए रास्ता छोड़ो, उनके लिए इलाके छोड़ो, उनको विस्तार करने का मौका दो। यहाँ ये हुआ कि हम ऑलरेडी, हमारे पास वो सिस्टम्स मौजूद हैं, हम अभी उस लेवल के आधुनिकीकरण में नहीं गए हैं, या हम उन गलतियों की तरफ, हमने पूरी तरह सारी वो गलतियां नहीं की जो यूरोप और अमेरिका ने की, हम अभी बचे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम वो सारी गलतियां करना चाहते हैं और हम उसको विकास का नाम दे रहे हैं। इसी के लिए इसकी काउंटर में ही क्वेश्चन है कि यूरोप ने अपना एक, जिसको मॉडर्न डेज में डेवलपमेंट कहते हैं, उसको अचीव कर लिया है। अब वो बाकी देशों को जो डेवलपिंग है और उस स्टेज पे पहुंचना चाहती हैं, वो नहीं पहुंचना देना चाहती हैं। इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर इस तरह की बात है, या फिर इंडिया जैसे देशों को यूरोप से सीखना चाहिए उसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है साजिश या कॉन्स्पिरेसी, मैं नहीं देखता हूँ उसे इस तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप को ये बात समझ में आ गई है, यूरोप के कुछ देशों को, कि अगर आपके पास पानी नहीं रहेगा, अगर आपके पास साफ हवा नहीं रहेगी, अगर आपके जंगल बुरी तरह जलेंगे, तो आपकी सारी तरक्की बेकार हो जाएगी।
उनको ये बात समझ में आ गई है और वो उस दिशा में बढ़ने लगे हैं। कल के दिन आप मानिए, आप एक बहुत ही काल्पनिक परिदृश्य की बात करते हैं हम लोग, कि यहाँ पे सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप जैसा हो जाए, मान लिया हमारे पास, लेकिन हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक, और उसमें पॉल्यूशन रहे, हमारी नदियाँ गंदी रहें, और 2030 तक हिमालय काला पड़ जाना पूरा, ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, तपिश बढ़ रही है। अब आप बताइए, आप उत्तर भारत में रहने वाली भारत की करीब करीब 70% आबादी के लिए, उत्तर और मध्य भारत का जो इलाका है, बंगाल तक अगर आप उस बेल्ट की बात करें, वहाँ का जो इलाका है, उसके लिए आप पीने का पानी कहाँ से लाएंगे? अगर सारे जंगल जल गए तो आपका जो पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग है, जो हिमालय के बहुत अच्छे पोषक तत्व हैं जो नदियों के साथ बरसात के ज़रिए बहते हुए पश्चिम बंगाल तक जाते हैं, बांग्लादेश तक जाते हैं, बिहार यूपी के पूरे गंगा जमुना के मैदान को जो समृद्ध करते हैं, वो कैसे फंक्शन करेगा? तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो आज ही मेरे ख्याल से कहीं रिपोर्ट है कि भारत को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से $12 अरब का नुकसान हुआ। $12 अरब अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य मिला दीजिए, इनका पूरा जीडीपी नहीं होगा $12 अरब। उतना आप एक तरह से कमा नहीं पा रहे हैं जितना आप नुकसान कर रहे हैं। बात यह है कि आपके लिए विकास की परिभाषा क्या है? आपके लिए विकास ये है कि जहाँ पे आपको कुछ बुनियादी सुविधाएं, मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ पानी, साफ हवा, ये आपको आराम से मिले और आपके जीवन में सुकून हो, आपके लिए ये विकास है? या आपके घर में 4-4 एयर प्यूरिफायर लगे हों, आपके पूरे शहर में स्मॉग लगा रहता हो, हवा बहुत ख़राब हो, लेकिन आप महंगी गाड़ी में बैठते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, और जब चाहे आप हिल स्टेशन छुट्टियां मनाने जा सकते हैं, चौड़ी सड़कों का आप आनंद लेते हैं, रफ्तार भरते हुए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद लौटना आपको उसी में है कि जहां एक शहर गैस चैम्बर की तरह बना हुआ है। अगर आपके लिए विकास का ये पैमाना है या ये परिभाषा है विकास की, तो आप तय कीजिए कि आपके लिए विकास की कौन सी परिभाषा है। रही बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या उस विकास के मॉडल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ है मंशा, कि आप वाकई में वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और लोकतंत्र में हम लोग बात करते हैं कि डाइवर्सिटी ना, अलग अलग समाज, अलग अलग समुदाय, जाति व्यवस्था के लोग, या जो भी हमारा सोशल फैब्रिक है, उसके लोग साथ में आए और मिलके आपस में बात करें, चर्चा करें। और उसकी वजह ये, उसका कारण यही है कि देखिए, अगर 10 लोग बात करेंगे और बहुत सुकून से बात करेंगे तो 10 लोग 10 आइडियाज़ लेके आएंगे, और हो सकता है उन 10 आइडियाज़ में से 2 आइडियाज़ बहुत अच्छे हों, और उन आइडियाज़ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा, उनकी बात सुनी जाएगी ना, उनको मदद की जाएगी, या जो लोग उसको बहुत अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो सामने आएंगे। अगर इस ढंग से चलेंगे तो हो सकता है। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, पहाड़ों में हमारे पास जो रोडवेज़ की बसें चलती हैं, कुमाऊं में रोडवेज़ की कई बसें खाली चल रही हैं, ठीक है, और खाली चलती हैं, सबकी छत में सामान रखने का होता है। आप चाहें, अगर आप चाहते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि बहुत चौड़ी सड़कों की ज़रूरत है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो चौड़ी सड़कें ऐसी हैं कि वो साल में 4 महीने बंद हो जा रही हैं बरसात की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, उनको मेंटेन करना ज़्यादा खर्चीला हो रहा है, या वो सड़कें ऐसी बन जा रही हैं कि कभी भी उसमें से कुछ टूट के आ जाएगा और आपको सड़क बंद करनी पड़ेगी, या आपके पास चौड़ी सड़क है। इससे बड़ा इंटरेस्टिंग गिरीश एक याद आया, आपके पास चौड़ी सड़क है, लेकिन उस चौड़ी सड़क के बावजूद आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसकी वजह से 1.5 या 2 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है,
तो बताइए चौड़ी सड़क का कोई मतलब है? आपको जरूरत बहुत चौड़ी सड़क की नहीं है, आपको बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है। हाँ, तो आपको पहले अपने आप से ये पूछना होगा कि वाकई में एक जगह से दूसरी जगह तक समय से पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बहुत चौड़ी सड़क की ज़रूरत है या बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है? बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट पहले तौर पे अगर आप ट्राई करें तो शायद किफ़ायती पड़ेगा और वो लोगों को शिक्षित भी करेगा कि सड़क पे चलने का सेंस क्या होता है। और जिस दिन वो इस तरह का होने लगेगा तो आपको ज़रूरत महसूस होगी कि बेहतर ट्रैफिक सेंस के साथ यही जो सड़कें आपके पास हैं, ये इसी में काफ़ी काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा खचर बचर करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आपका बुरा ट्रैफिक सेंस है, मैनेजमेंट खराब है ट्रैफिक का, तो आप कितनी चौड़ी सड़क बना लीजिए, अल्मोड़ा वाली सड़क है तो सही ना, बहुत चौड़ी हो गई सड़क। अल्मोड़ा जाने में पहले भी 2.5 से 3 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे। हल्द्वानी से अगर आप अल्मोड़ा जाएं तो अब कम से कम आपको 4 घंटा तो लगता ही है। कितने लेंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, अब सड़क चौड़ी हो चुकी है। लेकिन तो मामला ये है। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे, विकास मंशा ना, डेवलपमेंट, हम लोग कई बार बात करते हैं कि गांवों के उत्पाद जो हैं वो बाजार तक तेजी से पहुंचने चाहिए, ये है वो है। रोडवेज की गाड़ियां आपने इस्तेमाल की, रोडवेज घाटे में जाता है तो आप कोशिश करते हैं कि डिपो छटनी करें, प्राइवेटाइज करें, ये करें वो करें, ये कॉमन वो है। लेकिन रोडवेज की गाड़ियां डाक के तौर पे इस्तेमाल हुई, पोस्ट इधर उधर ले जाने के लिए डाक सर्विस के तौर पे इस्तेमाल हुई। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो गांव हैं आसपास वहां पे ये हो जाए कि 4-4 पेटी लोग रख सकते हैं, चाहें तो रोडवेज में बुक करा सकते हैं, छतों में रखेंगे, करने को तो कर सकते हैं ना आप। मुंशियारी पिथौरागढ़ से जो गाड़ी आ रही है सुबह और जो 3 बजे हल्द्वानी पहुंच जाती है, वो कम से कम 20 पेटी तो छतों में रख के ला सकता है ना। आपके किसानों का सामान भी बाजार तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप बहाने बनाएंगे। परिवहन नीति कहती है कि यात्री बस का इस्तेमाल इस ढंग से नहीं होना चाहिए। खनन नीति आप बदल सकते हैं, परिवहन नीति नहीं बदल सकते आप। मामला मंशा का है। आप कितने सारे चेंजेस देख रहे हो अगर हम उत्तराखंड को देखते हुए देखें कि यहाँ की पॉलिसीज में और जो एनवायरमेंट के चेंजेस आ रहे हैं उसमें किस तरीके का देख रहे हो कि कोई पॉलिसी ऐसी है कि जो उसको ध्यान में रख के बन रही है या फिर ये कुल भी अलग चल रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है? देखिए, पॉलिसी के लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इफ़ेक्टिव काम हो रहा है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनमें बहुत अच्छे सरकारी अधिकारी भी हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इंडिविजुअल्स निजी रूप से अपनी कोई पहल शुरू करने वाले बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। लेकिन पॉलिसी के लेवल पे मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हो रहा है, या जितनी संजीदगी से होना चाहिए उतनी संजीदगी से हो रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, केदारनाथ यात्रा को लेके जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि धार्मिक पर्यटन बढ़ाइए, तो हिमालय के उस इलाके में जो पर्यावरण के लिहाज से बड़ा संवेदनशील इलाका है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत सुविधाएं इस ढंग की नहीं है, ना जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वहाँ पे अगर आप एक साल में 10 लाख लोग पहुँचते हैं, उन 10 लाख लोगों का मलमूत्र क्या वो इलाका बर्दाश्त कर सकता है? क्या आपकी पवित्रता की परिभाषा ये है? ये चीज कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बंद कर दीजिए लोगों को। अगर आप 10 लाख लोगों को लाना चाह रहे हैं तो फिर उन लोगों के लिए इंतजाम भी कीजिए। फिर आप ये नहीं कह सकते कि कोई बात ही नहीं, जैसे चल रहा है चलता रहेगा, लोग अपना अपना मैनेज करेंगे, होटल वाले अपना मैनेज करेंगे।
और सब कुछ चल रहा है तो फिर स्टेट की ज़रूरत क्या है? अगर सब कुछ लोगों को या औरों को मैनेज करना है तो फिर आपकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो अकाउंटेबिलिटी भी शो करनी चाहिए कि हाँ, अगर कुछ है तो मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। पिथौरागढ़ से एक बस चली रोडवेज की, भीमताल के पास खाई में गिर गई। 5:30 बजे वो बस चली थी, यानी कि वो जो ड्राइवर लेके आए थे उस बस को, वो कम से कम 4:30 बजे तो उठे ही होंगे। 5 बजे आदमी डिपो पहुंचा होगा, गाड़ी देखा, हाथ मुंह धोया, ये सब किया। 4:30 बजे का चला हुआ आदमी अगर वो किसी वजह से आपके ट्रैफिक के मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर उसकी 8 या 9 घंटे की यात्रा 11 या 12 घंटे की यात्रा हो जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये कह देना कि हम बसों में चेकिंग कर लेंगे, करते रहिए आप चेकिंग। तो मसला ये है कि जब तक हम लोग उस चीज की जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम लोगों के उत्तराखंड में वो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे सामने चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। ये इन्वायरमेंट के मामले में भी है, जंगल की आग का मामला है ना, लगातार वो पिछले कुछ सालों में बहुत ही भयानक होती जा रही है। वो पिछले साल तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मारे गए, उनकी मदद करने वाले लोग मारे गए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से अगर आप बात करेंगे जो पहाड़ों में तैनात हैं उस रेंज ऑफिसर्स में, उन लोगों की हालत ख़राब रहती है, उनके अंदर एक भय बैठ गया है। क्यों? क्योंकि उनको फरवरी से लेके मई जून तक का वनाग्नि से निपटना है। उसके बाद जुलाई अगस्त से बाग लगना शुरू हो जाएगा, गुलदार के हमले वाले मामले आ जाएंगे। उस नवंबर दिसंबर तक उनको यही डील करना है। उसके बाद उनको वृक्षारोपण करना बरसात में, लीसे का अलग काम है ना। अगर आप देखेंगे रेंज ऑफिसर्स क्या थे, रेंज ऑफिसर्स थे कि अंग्रेज जो थे, जब हम भारत ब्रिटिश काल उनके अंदर था, वो ये चाहते थे कि किसी इलाके की वन संपदा का भरपूर इस्तेमाल या दोहन कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने रेंज ऑफिस बनाए। आज भी हम उन रेंज ऑफिसर्स की से वही काम करवा रहे हैं ना। तो तुम मत, वो क्या है, या तो आप उनको टूल्स दीजिए। अगर आग बुझाना, आप देखेंगे आग बुझाने के लिए झाप मारी जाती है। तो ये जब हम इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की बात करते हैं, हमारे पास उत्तराखंड में जो प्राकृतिक जलधाराएं हैं या स्रोत हैं पानी के, वो सूख रहे हैं, हम सब जानते हैं, हर साल रिपोर्टें आ रही हैं। सर्दियों में नदियों का पानी जो है वो, उसमें जो जितनी नदियां हैं उत्तराखंड की बड़ी, उनके जल स्तर में 30% की गिरावट आ गई है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो एक ये है कि आप उसको जानिए और उस पर चिंता व्यक्त कर दीजिए। दूसरा ये है कि आप लोगों को साथ लेके वो एक्शन, वो कदम उठाइए जिससे लोगों को भी लगे कि हम भी इसमें भागीदार हैं, ये हमारी अपनी नदियां हैं। और आपके कदमों में भी वो ईमानदारी दिखनी चाहिए, वो रिबन कटाई नहीं होना चाहिए कि आप आए, आपने हरी झंडी दिखा दी या रिबन काट दिया और अगले दिन अखबार में आ गया कि आपने संकल्प ले लिया कि इस नदी को ये कर देंगे। वो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। वो जो करें आप, कोशिश ये हो कि उसके बारे में बात कम करें, वो दिखाई ज़्यादा पड़े। अगर हम हिमालय की बात करें तो ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग है, अब उसको कम किया जाना यहाँ के लोगों के हाथ में बहुत कुछ ऐसा है नहीं। तो ये यहाँ के लोगों के लिए आप किस तरीके की होप या कुछ उस तरीके का देखते हो? देखिए, ये हम लोग एक बहुत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों के लोग। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के बिना धरती को बाकी ग्रहों से अगर कोई चीज़ अलग करती है वो पानी, और अब पानी के स्रोत ही सूख रहे हैं हमारे। पानी हमें दो तरह से मिलता है पहाड़ों में, मुख्य रूप से। एक है
हिमालय के जरिए मिलता है, नदियों के जरिए। दूसरा है जंगलों से मिलता है। जंगल हमारे जल रहे हैं। जमीन के अंदर की जो भूजल धाराएं हैं, जो कहीं धारा फूटता है या जब कहीं नौला, वो हम अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं उसको। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे बताइए। अगर आप पहाड़ों में पिछले कुछ सालों में देखें, स्पेशली पिछले 7-8 सालों में, आपको कई ऐसे मामले मिलेंगे जहां बंदर लोगों को काटने लगे हैं। पानी तो बंदर भी पिएगा ना। तो अगर उसको पानी नहीं मिलेगा या बंदर आपसे, कोई एक ऐसी चीज हो जाए कि बंदर आपसे भूख को लेके या प्यास को लेके झगड़ने लगे, तो वो जानवर है, उसको एक ही चीज आती है, लड़ जाओ। लड़ने में वो काटेगा आपको, उसको और तो कुछ आता नहीं, गोली चलाना उसको आता नहीं, डंडा मारना आता नहीं, उसको काटना आता है, उसको नाखून लगाना और काटना आता है, वो वही करेगा। वही हो रहा है। तो चिंता की हमारे लिए बात यही है कि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पानी को कैसे बचाएं। ये पानी हमारे पास कैसे रहेगा जब हिमालय में बर्फ नहीं रहेगी, जलवायु गर्म हो जाएगी। पानी हमें कैसे मिलेगा, ये हमें सोचना होगा। पानी का बहुत बड़ा जो एक भंडार है वो जंगलों से आता है। जंगलों से आता है, और उन जंगलों को हमें आग से बचाना होगा। और उन जंगलों को आग से बचाने के लिए आप रेंज ऑफिस के 7 या 8 कर्मचारियों के भरोसे आप पूरे इलाके के, उस पूरी रेंज के जंगलों को नहीं बचा सकते हैं। और ना वो देहरादून से कोई बड़ा अधिकारी कह दे कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इससे आप बचा सकते हैं। तकनीक का आपको इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपको लोगों को भी साथ लाना होगा। आपको उनको ये भी बताना होगा कि ये जंगल सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नहीं है, उनके अपने भी जंगल हैं। और ये सिर्फ बयान में नहीं होना चाहिए, ये एक्शन में भी होना चाहिए। तो जब तक ये सब नहीं होगा तो बहुत हमें एक तरह से कहें ना, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा में या स्कूल कक्षा 8 तक की शिक्षा में लाने की ज़रूरत है। हमें उत्तराखंड को अगर संवारना है, इसको जो पीढ़ियां संवारेंगी या जो पीढ़ियां कल के दिन उन पोजीशंस पे आएंगी, उनको कम से कम पता तो रहे कि है हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। उनको पता तो रहे कि ये क्या चीज़ें हैं ना। ऐसा सामान्य ज्ञान जो उनके अपने पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भूमिका नहीं निभाता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उनको उस चीज़ की जानकारी देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो उनके आसपास घटित हो रही है।